नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी और उनकी टीम ने आज बीजेपी को देश भर में एक बड़े व्यूह समझते होंगे आप, व्यूह में फंसा दिया है। दिल्ली से लेकर पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, हर जगह बीजेपी अलग अलग मामलों में घिर गई है। कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के दल बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं और जवाब देने की जगह बीजेपी हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर बीजेपी को पेपर लीक पर घेरा और इसमें उन्होंने पद्म व्यूह, जी हाँ, इसलिए व्यूह मैं कह रहा था, चक्रव्यूह, पद्म व्यूह, ये चक्रव्यूह का तो इस्तेमाल राहुल गांधी ने पहले किया है इस शब्द का। और आपको याद होगा कि संसद में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो चक्रव्यूह की उन्होंने बात कही थी और महाभारत काल में भी चक्रव्यूह शब्द वहाँ से आता है, आपको वो भी याद होगा। तो अब राहुल गांधी ने पद्म व्यूह शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब हुआ पद्म मतलब कमल, कमल का व्यूह, यानी बीजेपी के निशान को लेकर राहुल गांधी ने डायरेक्ट अटैक किया है। क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी ने, जरा पहले उसको देख लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है, आपके सामने रखेंगे। 6 राज्यों के राहुल गांधी लिख रहे हैं, 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है, खतरे में। पेपर लीक हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक पद्म व्यूह बन गया है, पद्म व्यूह बन गया है। देखिए, पेपर लीक मेहनती छात्रों और उनके परिवारों को अनिश्चितता और तनाव में धकेल देता है, उनके परिश्रम का फल उनसे छीन लेता है। साथ ही ये अगली पीढ़ी को गलत संदेश देता है कि बेईमानी मेहनत से बेहतर हो सकती है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ जब नीट पेपर लीक ने देश को झकझोर दिया था। हमारे विरोध के बाद मोदी सरकार ने नए कानून के पीछे छुपकर उसे समाधान बताया, लेकिन इतने सारे हालिया लीक ने उसे भी विफल साबित कर दिया। ये गंभीर समस्या एक सिस्टमेटिक फेलियर है। इसका खात्मा सभी राजनीतिक दलों और सरकारों को मतभेद भुलाकर मिलकर कड़े कदम उठाने से होगा। इन परीक्षाओं की गरिमा बनी रहना हमारे बच्चों का अधिकार है और इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने पद्म व्यूह शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और ये जानना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि इससे पहले संसद में, जो मैं पहले भी कह रहा था कि राहुल गांधी ने जब चक्रव्यूह शब्द का इस्तेमाल किया था तो बीजेपी बौखला गई थी, और अब तो सीधा उसके चुनाव निशान पर, यानी कमल पर और पहचान पर बात आ गई है। वहीं अब ज़रा पंजाब चलते हैं। पंजाब कांग्रेस ने 2 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए 5 घंटे की मैराथन मीटिंग की है और इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को पस्त करने की रणनीति बनाई है। इस बारे में पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने जो कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। छोटी सी बानगी भूपेश बघेल की। पंजाब के अलावा भी दूसरे राज्यों में चलेंगे, हर राज्यों में कैसे बीजेपी को घेरने का, और बिल्कुल जो बम्बार्डिंग कहते हैं एक साथ केंद्र से लेकर राज्यों तक आज कांग्रेस पार्टी ने की है। जरा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर भूपेश बघेल। अभी पंजाब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और हमारे 6 एजेंडे थे, सभी ने खुल के बात की और संगठन को मजबूत करने का जो निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया कि हमारा संगठन मजबूत करने का वर्ष है, तो उस विषय में बड़े विस्तार से चर्चा की गई। वैसे भी पंजाब में कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन उसे माइक्रो मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है और इस मामले में सभी ने सहमति व्यक्त की और संगठन मजबूत करके अगले जो बैठक होगी उसमें एजेंडा भी हम लोग तैयार करेंगे पंजाब जो सरकार है उसके खिलाफ, और पंजाब के मुद्दों को लेकर एजेंडा तय करेंगे और उस सब को लेके हम बूथ लेवल तक जाएंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा और बूथ कमेटियां भी बनाएंगे। और उसके बाद पंजाब के किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के, दलितों के और वहाँ जितने भी नशा ड्रग वगैरह के जो मुद्दे हैं उस सब मुद्दों को लेकर एक लड़ाई लड़ने की तैयारी हम सब करेंगे। तो ये सारे मुद्दों में करीब 5 घंटे विस्तार से चर्चा की गई।
तो यहाँ कांग्रेस पार्टी पंजाब में अभी 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पंजाब में तैयारियों में जुट गई है। इधर ओडिशा चलते हैं दोस्तों। ओडिशा में आज यूथ कांग्रेस ने सीएम मोहन मांझी, वहाँ मोहन मांझी को आप कई लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी से हैं वो। और मोहन मांझी के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस ने नारेबाजी करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। अभी ओडिशा विधानसभा में बीजेपी विधायक पर कांग्रेस विधायक से हाथापाई का आरोप था, इसी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। ओडिशा यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन ये देखिए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए और साफ साफ कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कैसे तैयारी कर रही है, तैयारियों में जुटी हुई है, उसका ही ये नमूना है। जरा सुन लेते हैं शुरुआत से क्या कैसे ये पूरा का पूरा मामला। जरा फुल स्क्रीन ले आइए अगर ला सकते हैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओडिशा में भी कांग्रेस यहाँ महत्वपूर्ण ढंग से, जरा देख मोहन मांझी सुरक्षा नहीं, मोहन मांझी गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, मोहन मांझी गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो। मोहन मांझी गद्दी छोड़ो, हाय 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 के नारे यहाँ यूथ कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं ओडिशा में। इसी तरह मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा कि सोने की ईंट किसकी है, जांच कराओ। कांग्रेस का आरोप है कि बीते कई सालों में परिवहन विभाग में हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले हुए हैं, जिसमें नकदी के साथ 52 किलोग्राम सोना भी मिला। लेकिन सरकार और जांच एजेंसियों की लापरवाही के चलते आज भी घोटाले के असली गुनाहगार पकड़ से दूर हैं। इसी पर कांग्रेस ने आज यहां प्रदर्शन किया है। जरा मध्य प्रदेश की बानगी देखिए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए मध्य प्रदेश को। सोने की ईंट किसकी है? 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 सोने की तो सोने की ईंट किसकी है, ये पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में। उधर दक्षिण भारत में परिसीमन, जी हां डिलिमिटेशन, परिसीमन के मामले पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है। इस बारे में आज तमिलनाडु सरकार ने तेलंगाना जाकर सीएम रेवंत रेड्डी को 22 मार्च की बैठक में शामिल होने को कहा है, जिस पर रेड्डी ने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण दक्षिण के राज्यों के साथ धोखा है और वो इस बैठक में जरूर शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दूं दोस्तों कि परिसीमन का मामला, डिलिमिटेशन का मामला दक्षिण भारत में इसलिए भी ज्यादा जोर पकड़ रहा है क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम हुआ है। पढ़े लिखे लोग, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश, और पिछले 10 साल में वहां पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल के बाद हो यह रहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि वहां कुछ सीटें कम कर दी जाएं और वहां के राज्य नहीं चाहते हैं कि सीटें कम हो। लड़ाई इसी की चल रही है। आज इसी मसले पे तमिलनाडु सरकार, और आज नहीं बल्कि आज से सप्ताह भर पहले तमिलनाडु सरकार और वहाँ के मुखिया, वहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने देश भर के विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट होने का आह्वान किया है और 22 तारीख को एक बैठक बुलाई है चेन्नई में। उस बैठक में रेवंत रेड्डी को भी बुलाया गया है, चूंकि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में, आप जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है और ओडिशा के जो बीजेडी है, जो हारी इस बार, और वहां बीजेपी की अब सरकार है, बीजेडी, नवीन पटनायक, उनको भी बुलाया गया है। देखते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि नवीन पटनायक का प्रतिनिधि या नवीन पटनायक खुद या उधर चंद्रबाबू नायडू या उनका कोई प्रतिनिधि इस बैठक में, जो 22 को होने वाली बैठक है, उसमें पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। वहीं महाराष्ट्र में तो अब बीजेपी के खिलाफ उसके सहयोगी नेता अजित पवार और एकनाथ शिंदे ही खड़े हो रहे हैं।
यह दावा आज शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने किया है। आनंद दुबे ने बताया है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को बीजेपी ने ठगा है। आइए जरा सुन लीजिए कि कैसे ये दोनों, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, दोनों को बीजेपी ने ठगा है, इसलिए ये दोनों एकजुट हो रहे हैं। सुनिए आनंद दुबे को। अजित पवार का बयान आया कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बयानबाजी हो रही है, साफ तौर पे नीतीश रानी को लेके कहें। अजीत पवार के बयान के बाद जो हम सबको समझ में आ रहा है महाराष्ट्र वासियों को कि महायुति सरकार में फूट पड़ गई है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मिलकर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार इन दोनों को दबाकर रखा है, 23 नवंबर के नतीजों के बाद से ही एक गुलाम की स्थिति में आ गए एकनाथ शिंदे भी और अजीत पवार भी। अब उन्हें मौका मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार इनके नेता हिंसा की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं, तो अजीत पवार एकनाथ शिंदे को मौका मिल गया है। देवेंद्र फडणवीस जी ने एकनाथ शिंदे के शुरू किए गए सभी कामों को बंद कर दिया, चाहे आनंद सीधा हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे धर्म यात्राओं की व्यवस्था हो, सबको फंड देना बंद कर दिया, सबको रोक दिया। तो ये तीनों में आपस में इतना मनमुटाव है, इतना सिरफुटवल है कि महाराष्ट्र की जनता इस समय त्राय त्राय कर रही है। जिस प्रकार बजट में भी आपने देखा, बजट में अजीत पवार का ये बजट नहीं था, ये बजट देवेंद्र फडणवीस का बजट था। अजीत पवार ने केवल उसको पढ़ा है। आप देखिए, लाडली बहन योजना के पैसे में कटौती कर दी गई, किसान निधि सम्मान योजना में कटौती कर दी गई, जो हमारी अपना आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनको कोई फंड नहीं, युवाओं को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं। तो ये क्या था? तो अब इसका बदला अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के लोगों से ले रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को किनारे लगाने की कोशिश में बीजेपी महाराष्ट्र में, और इस बारे में शिवसेना उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे अपनी बात रख रहे थे। सवाल पूछा गया था इन्हीं दोनों पार्टियों के ऊपर। महाराष्ट्र में एनडीए में टूट साफ दिखाई दे रही है दोस्तों, और बिहार में एनडीए का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि नीतीश कुमार की सेहत पर कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं। सेहत पर लगातार सवाल, नीतीश कुमार की सेहत पर लगातार सवाल, लेकिन आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? नीतीश कुमार की बानगी जो है, जो वो कह रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिससे लगता है कि उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। सुनिए जरा तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। जब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए हैं, इधर देखिए हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। और लगातार घटनाएं हो रही है, सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं। राबड़ी देवी जी को हिंदी लगाती है, उसको इशारा करते हैं। आप समझ सकते हैं हिंदी पर जो है मुख्यमंत्री इशारा करते हैं, हिंदी क्यों लगाई हुई? आप तो चाह रहे हैं कि भाई वो वीडियो निकलवाएं सदन से जो इशारा करते हुए पीछे, और उस तरह की बातें अब हमको लगता है। इससे पहले भी जो मंत्री रही है शीला मंडल, वो भी बिंदी पे लगातार वो टीका टिप्पणी करते रहे। कोई भी टीका लगाता है तो दो लोगों में वो लड़वाने का माथा काम करता है। ऐसा कितना वीडियो आप लोगों के। तो सुन रहे थे यहां तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के जो आरोप हैं उनमें अकेले नीतीश ही नहीं, बल्कि उनके कारण बीजेपी भी परेशानी में पड़ेगी, और ऐसे में बीजेपी चाहे जितना दम लगा ले, उसे बिहार में जीत नहीं मिलेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में भी अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी नेता परेशानियों में पड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को, यानी 2 दिन पहले, टिप्पणी की थी कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद आज विधानसभा में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। बीजेपी ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब तो उसी का मुस्लिम विरोधी चेहरा साफ नजर आ रहा है।
तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कैसे चक्रव्यूह में घिरी हुई है बीजेपी और कैसे एक अलग व्यूह पद्म व्यूह बता रहे हैं राहुल गांधी। आज इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा देश आज की तारीख में कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना रहा है या देश में माहौल बन रहा है और उसमें कांग्रेस अग्रणी भूमिका निभा रही है।